स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः। Hey guys, welcome back to my channel Study with ज्योति। तो आज का हमारा टॉपिक है निजी अभिलेख, जो हमारे पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अभिलेखों की श्रेणी में ऐसे अभिलेख आते हैं जो बौद्ध मंदिरों में या मूर्तियों पर उत्कीर्ण हैं। अब इन अभिलेखों की श्रेणी में हमारे ऐसे अभिलेख आते हैं जो कि बौद्ध मंदिरों में या फिर मूर्तियों पर उत्कीर्ण हैं। इन पर जो तिथियां खुदी हुई हैं उनसे उन मंदिरों के निर्माण तथा इन मूर्तियों का प्रतिष्ठापन समय ज्ञात होता है। अब इन मंदिरों में या फिर मूर्तियों में जो तिथियां खुदी हुई रहती हैं उससे हमें उन मंदिरों का कब निर्माण हुआ और इन मूर्तियों की कब स्थापना की गई उसका समय हमें ज्ञात होता है। इस प्रकार इन अभिलेखों से मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास पर भी प्रकाश पड़ता है और तात्कालीन धार्मिक स्थिति की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों से भाषाओं के विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। अब आगे देखते हैं। गुप्त काल से पूर्व के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। अब हमारे जो गुप्त काल था उसके पूर्व जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं वो सारे अधिकतर प्राकृत भाषा में हैं और उनमें ब्राह्मण धर्म यथा बौद्ध और जैन धर्म का उल्लेख है। अब जितने भी हमारे गुप्तोत्तर काल के या फिर गुप्त काल के जितने भी अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में थे और अधिकतर अभिलेख हमारे ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म का ही उल्लेख करते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं और उनमें विशेष रूपेण ब्राह्मण धर्म का उल्लेख है। अब जितने भी गुप्त काल के हमारे अभिलेख हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं और उनमें विशेष रूपेण ब्राह्मण धर्म का उल्लेख है। निजी अभिलेखों से तात्कालीन शासकों का भी बहुधा उल्लेख मिलता है। अब निजी अभिलेखों से हमें हमारे जो तात्कालीन शासक थे उसके बारे में भी उल्लेख मिलता है। साथ ही कुछ उच्च पदाधिकारियों के पदों मतलब जितने भी उस काल के पदाधिकारी थे उनके पदों का, उनके तात्कालीन करों का भी हमें उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल अभिलेखों से उन तथ्यों की पुष्टि होती है जिनका उल्लेख हमें साहित्य में मिलता है। अब इन अभिलेखों से भी उन तथ्यों की पुष्टि की गई है जिसका उल्लेख हमें साहित्य मतलब साहित्यिक स्रोतों में मिला है। अब हम उदाहरण के लिए पतंजलि का महाभाष्य ले सकते हैं और इससे हमें क्या ज्ञात हुआ था कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसी के जो वंशज थे धनदेव, उनके जो अयोध्या अभिलेख लिखा गया है ये तथ्य कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था उसकी पुष्टि करता है। अब हम आ जाते हैं हमारे विदेशी अभिलेख पर। तो विदेशों से प्राप्त कुछ अभिलेखों से भी भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अब विदेशों में भी कुछ हमारे अभिलेख मिले हैं जिससे हमारे भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। एशिया माइनर में बोगजकोई नामक स्थान पर मतलब एशिया माइनर में एक बोगजकोई नामक स्थान है जहाँ पर लगभग 1400 ईस्वी पूर्व को एक संधि पत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम उसमें मिले हैं। इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि वैदिक आर्यों के वंशज एशिया माइनर में भी रहते थे।
अब इन अभिलेखों से हमें क्या ज्ञात होता है कि जो हमारे वैदिक आर्य के वंशज थे वो एशिया माइनर में भी रहते थे। इस प्रकार मिस्र में तेल अल अमनो में मिट्टी की कुछ तख्तियाँ मिली हैं। अब हमें मिस्र से कुछ ऐसी मिट्टी की तख्तियाँ मिली हैं जिन पर बेबीलोनिया के कुछ शासकों के नाम खुदे हैं, जो ईरान और भारत के आर्य शासकों के नामों जैसे हैं। अब जो हमें मिट्टी की कुछ तख्तियाँ मिली हैं मिस्र में, वो बेबीलोनिया के जो शासक थे उनके नाम उसमें खुदे हैं, जो ईरान और भारत के आर्य शासकों के नाम के जैसे हैं। आगे देखते हैं। पर्सिपोलिस और बेहिस्तूम अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट डेरियस प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। अब जो हमें पर्सिपोलिस और बेहिस्तूम अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है कि वहाँ जो ईरानी सम्राट था डेरियस प्रथम, उसने हमारे सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। अब यहाँ पे हमारे अभिलेखों का जो जानकारी है, जितने भी अभिलेख हमने पढ़े हैं उसके बारे में जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। अब और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो पुरातात्विक स्रोत है जिससे हम हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो है मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र मतलब सिक्कों से, जितने भी हमारे पुराने सिक्के मिले हैं उससे भी हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा शास्त्र प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सिक्कों की भी अहम भूमिका है। अब हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण करने के लिए सिक्कों को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सिक्कों के प्रचलन द्वारा हम न केवल व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करते हैं, मतलब हम इन सिक्कों से सिर्फ व्यापार क्या हो रहा था, वाणिज्यिक गतिविधियाँ क्या थी, उसकी बस जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। सिक्कों से उनमें क्या प्रयोग किया गया है, मतलब उसमें किस धातु का प्रयोग किया गया है, किस तकनीक के आधार पर वो बनाया गया है, उसका भी हमें जानकारी मिलती है। और उसके आर्थिक स्थिति, उस धातु के निर्माण और उन सिक्कों से हमें उस काल की आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान होता है। सिक्कों से तिथि क्रम का निर्धारण होता है। अब सिक्कों से हम तिथि क्रम, किसी शासन काल की तिथि क्रम का भी हम निर्धारण कर सकते हैं और मुद्राओं को जारी करने वाले शासक के विषय में भी हम पता लगा सकते हैं। और क्या हमें वो जानकारी मिलती है, चलिए देखते हैं। धार्मिक स्थिति का ज्ञान। अब उन मुद्राओं से हमें धार्मिक स्थिति का भी ज्ञान होता है। वो कैसे? उन मुद्राओं में उस काल के देवी देवताओं का चित्र उत्कीर्ण किया रहता है, जिससे हमें उनके देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है और उनके तात्कालीन धर्म के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। कला पर प्रकाश। अब हमें इन सिक्कों से कला पर भी प्रकाश पड़ता है। मुद्राओं पर उत्कीर्ण विभिन्न चित्रों व संगीत वाद्यों से तात्कालीन कला व संगीत पर प्रकाश पड़ता है। अब उन मुद्राओं में जो चित्र उत्कीर्ण किए रहते हैं, जैसे संगीत वाद्यों का, तो उससे हमें किसका ज्ञात होता है? कला और संगीत पर प्रकाश पड़ता है। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि उस काल में लोगों को कला व संगीत में रुचि थी। ठीक है। साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण। अब हम सिक्कों की मदद से उस साम्राज्य की सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। वो कैसे? अगर किसी उस काल की किसी जगह पर बहुत सारे मुद्राएं मिलती हैं, तो हम ये याद कर सकते हैं कि ज़रूर उस साम्राज्य का जो सिक्का वहाँ पे मिला है, तो वो उसकी सीमा रही होगी या फिर उस राज्य का अंग रहा होगा। और जहाँ पर हमें
कम सिक्के मिले हैं उस काल के, तो हम ये निर्धारण कर सकते हैं कि ये उस काल का अंग नहीं होगा और ज़रूर वहाँ पर व्यापारी प्रत्यक्षीकरण होता होगा, सिर्फ व्यापारिक संबंधी रहते होंगे। अब हम आगे देखते हैं शासकों की व्यक्तिगत रुचियों की जानकारी। अब हमें शासकों की जो व्यक्तिगत रुचियाँ थी, जैसे समुद्रगुप्त के जो मुद्राएं मिली हैं उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि उसे संगीत में रुचि थी। तो मतलब उस शासनकाल के उस शासक के रुचि के बारे में, व्यक्तिगत जो रुचि होती है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे देखते हैं नवीन तथ्यों को प्रकाश में लाना। अब जितने भी नवीन तथ्य हैं जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, उसके बारे में भी हमें इन मुद्राओं के वजह से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम उदाहरण के लिए गुप्त काल के जो शासक थे रामगुप्त, उसके बारे में, उसका इतिहास ही सिर्फ मुद्राओं के मदद से लिखा गया है। अब आगे देखते हैं विदेशों से संबंध। तो कई ऐसे विदेशी जगह है जहाँ पर हमारी मुद्राएं मिली हैं, तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि ज़रूर उस शासनकाल का विदेशों से भी संबंध रहा होगा। अब आगे देखते हैं कलाकृतियों एवं मिट्टी के बर्तन। मतलब हमें कई जगहों पर कलाकृतियाँ मिली हैं, मिट्टी मिली है, उससे भी हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है, उस काल के बारे में। अब आगे देखते हैं वैदिक काल में सिक्कों की अनुपस्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी तक व्यापार वाणिज्य की स्थिति समुन्नत नहीं थी। अब वैदिक काल में हमें सिक्के ही नहीं मिले हैं, तो इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि ज़रूर उस काल में व्यापार और वाणिज्य की कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई और ना ही इस संबंध में कोई मानकीकरण करने का प्रयास किया गया। मतलब उस समय में कोई सिक्के ढाले ही नहीं गए और ना ही व्यापार वाणिज्य का उस काल से कोई संबंध था। अब हम आगे देखते हैं निष्क और शतमान आभूषण, न कि नियमित सिक्के। अब निष्क और शतमान जो है वो आभूषण है, वो कोई सिक्के नहीं है, ये एक आभूषण है। याद रखिएगा निष्क और शतमान। भारत का जो पहला ज्ञात सिक्का है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पंचमार्क जो सिक्का है वो हमारे भारत का सबसे पहला जो ज्ञात हुआ है सिक्का, जिसमें हमें मिलती है जानकारी कि ये भारत का है, तो वो है पंचमार्क, जो किसी भी स्थिति में 5वीं सदी ईसा पूर्व के पहले का नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं चूंकि ये सिक्के पंच या आहत की तकनीक से बनाए जाते थे। अब कौन सी तकनीक से बनाए जाते थे? पंच और आहत की तकनीक से, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाए। क्यों? क्योंकि वो पंच या फिर आहत की तकनीक से बनाए गए थे। इन सिक्कों पर कोई लेख लिखा नहीं है। अब ये सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं उसमें कोई भी लेख नहीं लिखा है, परंतु विभिन्न प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण है। लेकिन उन सिक्कों में हमें बहुत तरह के चिन्ह उत्कीर्ण मिले हैं, लेकिन उनका स्पष्ट अर्थ हमें ज्ञात नहीं है। इन सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त संभवतः व्यापारियों, नगर निगमों ने जारी किया था। अब इन सिक्कों को जारी किसने किया था? संभवतः हम ये कह सकते हैं कि राजाओं के अतिरिक्त हो सकता है कि व्यापारियों ने या फिर नगर निगमों ने ये सिक्के जारी किए थे। इनसे इतिहासकारों को इतिहास के निर्माण में सहायता मिली। अब इन सिक्कों से क्या हुआ कि हमारे जो इतिहासकार थे उनको हमारे इतिहास के निर्माण के लिए सहायता मिली। अब आगे देखते हैं सिक्कों की शुद्धता से किसी राजवंश के समय का आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब उनके जो अगर हम कोई सिक्का देखते हैं और हमें सिक्कों की शुद्धता, मतलब उसमें कोई मिलावट हो ना हो, उसके बारे में हमें, वो शुद्धता के बारे में हमें जानकारी देता है कि वो सिक्के शुद्ध हैं या नहीं, उसको पहले देखा जाता है।
उससे क्या होता है कि किसी राजवंश के समय का हमें जो आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी उसकी हमें जानकारी मिलती है। ये सिक्कों की शुद्धता पर निर्भर होता है। अब आगे देखते हैं, सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं। ये याद रखिएगा, सबसे जो अधिक सिक्के मिले हैं हमें वो मौर्योत्तर काल से मिले हैं। सबसे पहले सोना का सिक्का इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया था। सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था? इंडो ग्रीक शासकों ने। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था? कुषाण शासकों ने। सबसे शुद्ध जो सोने का सिक्का था वो कुषाण शासकों ने जारी किया था। और सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट्स, तो इसे आप प्लीज़ याद रखिएगा। लेकिन गुप्तों के सिक्कों में आई खोट से, मतलब अब एक ऐसा भी काल आता है कि कुछ ऐसे सिक्के मिले जिसमें उन गुप्त काल के जो सिक्कों में कुछ खोट थे, मिलावट थी। तो ये इस बात का संकेत हमें देती है कि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पतनशील थी। मतलब इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो उसका पतन ही ना हो पाए, उसकी अर्थव्यवस्था पतनशील थी। जो सिक्के हमें मिले हैं उसमें मिलावट के आधार पर ये बताया गया होगा। दूसरी ओर सोने का प्रयोग केवल बड़े लेन देन में किया जाता था। अब सोने का प्रयोग कब किया जाता था? अगर किसी बड़े हमें लेन देन करनी है तो उसमें हमारे जो प्राचीन काल के लोग थे उसका प्रयोग करते थे। जबकि सामान्य लेन देन में किसका प्रयोग किया जाता था? कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। अब आगे देखते हैं, गुप्त शासकों के सिक्कों से यह अनुमान लगाया गया है, इनसे गुप्त काल की प्रमुख घटनाओं पर जानकारी मिलती है। अब जो गुप्त शासकों के हमें सिक्के मिले हैं उससे ये अनुमान लगाया गया है कि इनसे जो गुप्त काल की प्रमुख घटनाएं हुई हैं उस काल में, उसकी हमें जानकारी मिलती है। अब उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना है, ठीक है, कुछ समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उसमें यूप बना है और अश्वमेघ यज्ञ शब्द खुदे हैं उन सिक्कों पर। तो इससे हमें इस बात की पुष्टि होती है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अब आगे देखते हैं, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के चांदी के सिक्कों से यह अनुमान लगाया गया कि उसने शकों को पराजित किया होगा। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो चांदी के सिक्के मिले हैं उस काल में, तो उससे हमें ये अनुमान लगाया गया कि उसने शकों को पराजित किया होगा। क्यों? क्योंकि उस समय चांदी के सिक्के केवल पश्चिमी भारत में ही मिलते थे। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि ज़रूर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया होगा। अब आगे देखते हैं, गुप्तकालीन सिक्के बहुत कलात्मक थे। मतलब जो गुप्तकालीन जो सिक्के थे वो बहुत ही कलाकृति में, मतलब वो बहुत ही अपूर्ण थे और मतलब उनकी कला बहुत अच्छी थी। इससे हमें उसकी भी जानकारी मिलती है। इन सिक्कों में तत्कालीन जनता को साहित्य और कला में रुचि की झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। अब जो सिक्कों से उस काल की तत्कालीन जो जनता थी उसको साहित्य और कला में भी, मतलब इससे हमें ये ज्ञात होता है कि उस काल के लोगों की रुचि कला में भी थी। इसकी हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है क्योंकि जितने भी गुप्तकालीन सिक्के हमें मिले हैं वो कलात्मक है। इससे यही हमें प्रकाश पड़ता है कि उस काल के लोगों में कला में जो थी रुचि बहुत ज़्यादा थी, तभी तो हमें इतनी सारी कलात्मक सिक्के मिले हैं गुप्तकालीन से। अब आगे देखते हैं, लौह युक्त सिक्के। मौर्योत्तर काल में जब हिंदू यूनानी शासकों ने भारत पर अधिकार किया तो उनके द्वारा लिखे लेखों वाले सिक्कों को जारी किया। अब लौह युक्त सिक्के आ जाते हैं। तो मौर्य काल में जब हिंदू यूनानी शासकों ने हमारे भारत पर अधिकार किया था तो उनके द्वारा लिखे लेखों वाले सिक्के जारी किए गए। हिंदू यूनानी शासकों का इतिहास सिक्कों के अधिकार आधार पर ही लिखा गया है। अब हमारे जो हिंदू यूनानी शासकों का इतिहास है
वो सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। अब आ जाता है पांचाल के मित्र शासकों और मालव तथा यौघेय आदि गणराज्यों का पूरा इतिहास सिक्कों पर आधारित है। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि सिक्के इतने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे पुरातात्विक स्रोतों में कि उसके आधार पर हम किसी काल का इतिहास लिख सकते हैं। तो इससे हमें यही पता चलता है कि सिक्के हमारे लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और विश्वसनीय हैं, ताकि हम हमारे प्राचीन इतिहास को जान पाएँ। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सारा जो भी मैंने समझाया आपको समझ आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियोस ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। और मैं अपने एफ़र्ट्स ऐसे ही दिखाती रहूँगी। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगे और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।